पावर इसके अपने ही नियम होते हैं, अक्सर दिखाई नहीं देते और कभी-कभी तो काफी क्रूर भी होते हैं। आज हम उसी बेहतरीन स्ट्रैटेजी की किताब को समझने की कोशिश करेंगे, द 48 लॉज ऑफ पावर। ये एक ऐसी गाइड है जो कह सकते हैं कि काफी आकर्षक भी है और विवादास्पद भी, जो ये बताती है कि प्रभाव के इस खेल में कैसे जीता या हारा जाता है। तो चलिए सीधे इसकी एक सबसे भड़काऊ कह सकते हैं प्रोवोकेटिव लॉ से शुरू करते हैं। अपनी मंशा को छिपा कर रखें। अब सवाल यह है कि क्यों? क्योंकि देखिए, जिस पल दूसरों को यह पता चल जाता है कि आप असल में चाहते क्या हैं, उनके हाथ में आपको रोकने की ताकत आ जाती है। रहस्य, यही आपका सबसे बड़ा हथियार है। ये किताब असल में ठीक इसी एक सवाल पर आधारित है। इसका मेन आइडिया ये है कि दुनिया में अगर कामयाबी से आगे बढ़ना है तो इन अनलिखे नियमों को समझना ही असली चाबी है। तो चलिए अब इनमें जरा और गहराई से उतरते हैं। ठीक है, तो शुरुआत करते हैं। पावर का पहला सबक ये दूसरों को कंट्रोल करने के बारे में नहीं है, बिल्कुल नहीं। यह है खुद पर महारत हासिल करने के बारे में। मतलब पहली लड़ाई हमारे अपने अंदर लड़ी जाती है। पहला और शायद सबसे जरूरी नियम, अपने मास्टर से, अपने उस्ताद से कभी आगे ना निकलें। अब चाहे वो कोई बॉस हो, कोई मेंटोर हो या कोई भी सीनियर, अपनी काबिलियत से उन्हें असुरक्षित महसूस कराना एक बहुत बहुत बड़ी गलती हो सकती है। ये सीधा उनकी इनसिक्योरिटी और जलन को हवा देता है। इसका एक क्लासिक हिस्टोरिकल उदाहरण है फ्रांस के मंत्री फ्रांसवा फौके का। हुआ ये कि राजा लुई 14वें को खुश करने के लिए उसने एक इतनी शानदार पार्टी दी कि राजा को इम्प्रेस करने के बजाय उसे ये लगने लगा कि ये मंत्री तो मुझसे भी आगे निकल रहा है। और नतीजा, फौके को गिरफ्तार कर लिया गया और उसने अपनी बाकी की जिंदगी जेल में गुजारी। सोचिए जरा। तो मतलब सबक साफ है, अपने सीनियर्स को उनकी पोजीशन में सिक्योर महसूस कराएं। अपनी कामयाबियों को ऐसे पेश करें जैसे वो उनके ही बेहतरीन गाइडेंस का नतीजा हो। इससे आपकी सफलता उनकी भी सफलता बन जाती है। और यहीं पर चुप्पी की ताकत सामने आती है। देखिए, आप जितना ज्यादा बोलते हैं उतनी ही ज्यादा गुंजाइश होती है कि आप कुछ नादानी भरी बात कह दें और अपने सारे पत्ते खोल दें। लुई 14वें खुद इस चीज में माहिर थे। उनके दरबार में उनकी खामोशी से हर कोई यही अंदाजा लगाता था कि वो जितना कहते हैं उससे कई कई ज्यादा जानते हैं। और इसी से पावर और रहस्य का एक ऑरा बनता था। तो एक बार जब अपने अंदर की दुनिया पर महारत हासिल हो जाए तो ये खेल सामाजिक मैदान में आ जाता है। अब स्ट्रैटेजी इस बात पर फोकस करती है कि हम दूसरे खिलाड़ियों के साथ कैसे डील करते हैं। अब ये नियम, ये उस हर बात के खिलाफ जाता है जो हमें सिखाई गई है। ये चेतावनी देता है कि दोस्त जलन की वजह से ज्यादा आसानी से धोखा दे सकते हैं। वहीं दूसरी तरफ एक पुराना दुश्मन जिसे माफ कर दिया गया हो, वो अपनी वफादारी साबित करने के लिए कहीं ज्यादा मेहनत करेगा, क्योंकि उसे बहुत कुछ साबित करना होता है। शब्दों की जीत अक्सर एक खोखली जीत होती है। बहस करने से सिर्फ नाराजगी पैदा होती है और कुछ नहीं। अपने एक्शन से अपनी बात साबित करना कहीं ज्यादा पावरफुल है। क्यों? क्योंकि जो नतीजे होते हैं उन पर कोई बहस नहीं कर सकता और वो हर बहस को खत्म कर देते हैं। गैलीलियो के बारे में सोचिए। चर्च के साथ कभी न खत्म होने वाली बहसों में उलझने के बजाय उन्होंने अपनी खोजों को दुनिया के सामने रखने पर, उन्हें दिखाने पर फोकस किया। उनके काम और उनके सबूत किसी भी दलील से कहीं ज्यादा मजबूत और असरदार थे। अब हम आते हैं परसेप्शन की कला पर, यानी धारणा की कला। यहां स्ट्रैटेजी इस बारे में नहीं है कि असलियत क्या है, बल्कि इस बारे में है कि दूसरे क्या मानते हैं कि असलियत है। ये सब कुछ अपनी इमेज को कंट्रोल करने के बारे में है। इस हिस्से में हम परसेप्शन के 4 पिलर्स को देखेंगे। आपकी रेप्यूटेशन की ताकत, ध्यान खींचने की कला, गैर मौजूदगी का स्ट्रेटेजिक इस्तेमाल और दूसरों के विकल्पों को कैसे कंट्रोल किया जाए। आपके रेप्यूटेशन, आपकी इज्जत, ये आपकी पावर की नींव है। ये आपका पर्सनल ब्रांड है, एक ऐसी ढाल जो आपकी हिफाजत करती है और एक ऐसी ताकत जो डराती भी है। जूलियस सीजर के बारे में सोचिए। एक महान मिलिट्री जीनियस के तौर पर उनकी जो ख्याति थी वो अक्सर तलवार उठाने से पहले ही लड़ाई जितवा देती थी। देखिए, आमतौर पर हमें यही सिखाया जाता है कि हमेशा मौजूद रहो, अवेलेबल रहो। लेकिन ये नियम ठीक इसका उल्टा कहता है। लगातार मौजूदगी आपको एक आम चीज बना देती है, आपकी वैल्यू कम कर देती है। वहीं दूसरी तरफ एक सोची समझी गैर मौजूदगी एक तरह की कमी पैदा करती है। लोग याद करना शुरू कर देते हैं और आपकी वैल्यू और इज्जत दोनों बढ़ जाती हैं। आखिर जो चीज दुर्लभ होती है वो हमेशा ज्यादा कीमती होती है।
और अब हम पहुंचते हैं एंड गेम पर। यह आखिरी नियम एक पक्की, स्थायी जीत हासिल करने के लिए जरूरी, निर्णायक और हां, अक्सर क्रूर दांव-पेच पर फोकस करते हैं। ये शायद सबसे क्रूर नियमों में से एक है, लेकिन स्ट्रैटेजी के लिहाज से एकदम ठोस। अपने दुश्मन को पूरी तरह से कुचल दें। उसे आधा अधूरा हराकर छोड़ देना एक बहुत बड़ी भूल है। वो फिर से खड़ा होगा, अपनी गलतियों से सीखेगा और बदला लेने के लिए वापस आएगा। आधी अधूरी जीत असल में भविष्य की हार के बीज बोती है। रोम और कार्थेज की कहानी इस बात का एक खूनी सबक है। पहली जीत के बाद रोम ने अपने दुश्मन को पूरी तरह से खत्म नहीं किया। इसका नतीजा ये हुआ कि कार्थेज ने फिर से खुद को मजबूत किया और एक ऐसा युद्ध छेड़ा जिसने रोम को लगभग तबाही कर दिया था। सबक बिल्कुल साफ था, कोई भी चिंगारी सुलगती हुई मत छोड़ो। कई लोग दौड़ शुरू तो कर सकते हैं, लेकिन बहुत कम लोग ये सोचते हैं कि वो फिनिश लाइन को पार कैसे करेंगे। ये कानून दूर की सोच के बारे में है, फोरसाइट के बारे में। अंत तक की पूरी प्लानिंग करें, हर मुमकिन रुकावट का अंदाजा लगाते हुए। नेपोलियन बोनापार्ट इसमें माहिर थे। वो सिर्फ लड़ाई की प्लानिंग नहीं करते थे, बल्कि उसके बाद जो शांति का दौर आएगा उसकी भी प्लानिंग करते थे, हमेशा एक कदम आगे। देखिए, एक बात समझनी बहुत ज़रूरी है, ये किताब कोई नैतिक गाइड नहीं है। ये नहीं बताती कि क्या करना चाहिए, बल्कि ये बताती है कि लोग असल में क्या करते हैं। ये नियम पावर की डायनामिक्स को समझने, उसे पहचानने और उससे खुद को बचाने के लिए सिर्फ टूल्स हैं। ये असलियत का एक ब्यौरा है, कोई नैतिक सलाह नहीं। तो आखिर में सवाल यही बचता है, ये ज्ञान एक बहुत शक्तिशाली टूल है। अब इसका इस्तेमाल कैसे किया जाएगा? क्या खुद की हिफाजत के लिए, आगे बढ़ने के लिए, या फिर इंसानी फितरत के इस जटिल खेल को सिर्फ बेहतर ढंग से समझने के लिए? इसका जवाब और इसकी जिम्मेदारी हम सब पर है।